जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कल्चर के प्रकार देखेंगे और इनके बाद में हम इनका बारे में सेपरेट अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम कल्चर के प्रकार के अंदर देखें तो हमारा पहला जो प्रकार आता है वो आता है एक्सप्लांट के आधार पर और दूसरा हो जाएगा हमारे कल्चर मीडिया के आधार पर। इन दोनों के आधार पर जो कल्चर के प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लांट के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सप्लांट कहते हैं किसे हैं। तो एक्सप्लांट की सिंपल सी परिभाषा होती है कि कोई भी वह टुकड़ा जिसकी सहायता से संवर्धन आरंभ होता है और उसे एक नए पौधे का विकास होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट कहते हैं। अब पौधे के कई भागों से हम एक्सप्लांट को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन पौधों के भागों के आधार पर ही उस कल्चर का नामकरण किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें ऑर्गन, कोई भी हमने पौधे का अंग लिया है, जैसे अंग हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा, शूट हो जाएगा, ये सब के सब क्या दिखाई दे रहे हैं, अंग दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के नाम के आधार पर उस कल्चर का नामकरण कर दिया जाता है। तो यदि हम ऑर्गन काम में ले रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गन कल्चर, रूट काम में ले रहे हैं तो रूट कल्चर, शूट काम में ले रहे हैं तो शूट कल्चर, लीफ काम में ले रहे हैं तो लीफ कल्चर, बड काम में ले रहे हैं तो बड कल्चर, पोलन काम में ले रहे हैं तो पोलन कल्चर, और ओव्यूल काम में ले रहे हैं तो ओव्यूल कल्चर, और एम्ब्रियो काम में ले रहे हैं तो एम्ब्रियो कल्चर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पर हम एंथर काम में ले रहे हैं तो वो हमारा एंथर कल्चर हो जाएगा। तो जहाँ से हम पौधे के जिस भाग से एक्सप्लांट को निकाल रहे हैं, अगर उसी का कल्चर कर रहे हैं हम, तो उसी के नामकरण के आधार पर वो कल्चर का प्रकार बन जाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है हमारे कल्चर मीडिया के आधार पर। कल्चर मीडिया का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है कि संवर्धन माध्यम के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया काम में लेते हैं, जनरली हम एमएस मीडिया काम में लेते हैं। अब वो जो एमएस मीडिया है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो ठोस है, तरल है या फिर अर्ध ठोस है, उसकी प्रकृति के आधार पर कल्चर जो हमारा होता है उसको कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना। तो उसमें से दो निकल कर आते हैं, केलस कल्चर और कोशिका कल्चर। तो जो केलस कल्चर जो होता है उसके अंदर जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं वो कैसा लेते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया काम में लेते हैं, यानी कि अर्ध ठोस काम में लेते हैं। ठीक है। और कोशिका संवर्धन के अंदर जो हम मीडिया काम में लेते हैं वो तरल मीडिया काम में लेते हैं, यानी कि लिक्विड मीडिया काम में लेते हैं। तो इसके आधार पर ये कल्चर मीडिया दो प्रकार का होता है, केलस कल्चर और एक हो जाएगा हमारा सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से कल्चर का ये इतने सारे प्रकार होते हैं। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक के बारे में डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआत के अंदर ऑर्गन कल्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। ये जितने भी अभी मैंने आपको ये कल्चर के नाम बताए हैं, इन कल्चर से जो जिस प्रकार पौधे का निर्माण होता है, यानी कि हमने सबसे पहले एक्सप्लांट लिया था और उस एक्सप्लांट के बाद में केलस बनेगा, केलस से फिर आगे जाकर सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से फिर नए प्लांट का विकास होगा। तो इन सभी का जो मेथड था वो मेथड मैंने पिछले वाले सेशन के अंदर बता दिया था कि किस प्रकार से किस मेथड की सहायता से पौधे का विकास होता है। उसके लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे, वो पिछले वाले सेशन के अंदर मैंने बता दिए थे। अगर वो वीडियो आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि अगर वो वाला वीडियो आपके समझ में आ गया या फिर वो कंटेंट अगर आपके समझ में आ गया, तो ये जितने भी कल्चर के प्रकार हैं ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम उन मेथड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे आज, हम केवल और केवल इन कल्चर के प्रकार के अंदर जो हमारे टू दी पॉइंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे कल्चर का प्रकार आता है वो कौन सा आता है, तो कल्चर का प्रकार आता है हमारा ऑर्गन कल्चर। कौन सा ऑर्गन, कौन सा कल्चर आता है, तो ऑर्गन कल्चर आता है। ठीक है ना। जिसको हम इंग्लिश में किस नाम, सॉरी हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं, अंग संवर्धन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंग संवर्धन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं अंग संवर्धन। तो इसकी सिंपल परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, यदि हमने क्या किया, एक्सप्लांट के रूप में यदि हमने एक्सप्लांट के रूप में क्या काम में लिया है, ऑर्गन। यदि हमने एक्सप्लांट के रूप में ऑर्गन काम में लिया है और इसी से एक्सप्लांट काम में लिया है और इसी ऑर्गन का हमने क्या किया है, संवर्धन किया है। इसी ऑर्गन का हमने संवर्धन किया है और इसी से क्या बनाया, नया पौधा बनाया। इसी से क्या बनाया, नया पौधा बना है। ठीक है ना। इसी से क्या बना है, नया पौधा बना है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑर्गन कल्चर कहेंगे। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ऑर्गन कल्चर या फिर अंग संवर्धन कहेंगे। तो अंग संवर्धन की परिभाषा क्या हो जाएगी, पौधे के किसी भी भाग से
एक्सप्लांट के रूप में ऑर्गन लेंगे और उस ऑर्गन का हम क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे और उस संवर्धन के माध्यम से कैलस बनेगा और कैलस से एक नए पौधे का विकास होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन कल्चर कहेंगे। अब इसका जो पूरा जो मेथड होता है वो पिछला सेशन जो हमने कवर किया था उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। केवल हम टू दी पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, हम क्या लेंगे, यदि एक्सप्लांट हम कहाँ से लेते हैं, ऑर्गन से लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो प्लांट जो होता है, कोई भी हमारे पास में एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दो ऑर्गन होते हैं। एक तो हो जाएगा हमारे कौन सा, कायिक अंग, एक तो पौधे के कौन सा अंग होते हैं, एक तो होता है कायिक अंग और दूसरा होता है इसके अंदर जननिक अंग। दूसरा अंग कौन सा होता है, जननिक अंग होता है, ठीक है ना। पौधे के अंदर दो अंग होते हैं, कायिक अंग और जननिक अंग। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन और इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब पौधे के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो पौधे के कायिक अंग हो जाएंगे हमारे जड़, दूसरा हो जाएगा तना, तीसरा हो जाएगा इसके अंदर पत्ती, चौथा हो जाएगा इसके अंदर हमारे कलिका, ठीक है ना। चौथा कौन सा हो जाएगा, कलिका। ये सब के सब क्या होते हैं, पौधे के कायिक अंग होते हैं, ठीक है। और जननिक अंग की बात करें तो जननिक अंग कौन कौन सा होते हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे परागकण या फिर इसको हम बोलेंगे परागकोश, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, परागकोश। नंबर सेकंड यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड पर हो जाएगा हमारे अंडाशय, नंबर सेकंड पर क्या हो जाएगा, अंडाशय। नंबर थर्ड पर हो जाएगा हमारे भ्रूण, ठीक है ना। नंबर फोर्थ की यदि हम बात करें तो नंबर फोर्थ पर हो जाएगा हमारे संपूर्ण, नंबर फोर्थ पर हो जाएगा संपूर्ण फूल, ठीक है ना। यानी कंप्लीट फ्लावर जो होता है वो भी हमारे क्या होता है, जननिक भाग होता है या फिर जननिक अंग होते हैं। तो इन सभी से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सप्लांट निकाल सकते हैं और इन सभी का हम क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे और संवर्धन करने के बाद में कैलस बनेगा और कैलस से किसका निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन कल्चर कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन कल्चर बोलेंगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ बार बार, ये टॉपिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर हमने आपको बताया था कल्चर मेथड, अगर वो कल्चर मेथड आपको समझ में आ गया तो ये कल्चर के प्रकार जितने भी हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो पहले वाला जो वीडियो था उसको जरूर देखिएगा। अगर वो समझ में आ गया तो ये सारे के सारा टॉपिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला जो कल्चर होता है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। ऑर्गन कल्चर किससे कहते हैं, तो यदि एक्सप्लांट के रूप में हम किसी भी पौधे का ऑर्गन काम में लेते हैं, उसका फिर संवर्धन करेंगे, संवर्धन करने से जो नया पौधा बनेगा उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन कल्चर बोलेंगे। ऑर्गन कल्चर के अंदर जो पौधा का जो ऑर्गन होता है, पौधे के अंदर जनरली दो तरह का ऑर्गन होता है, कायिक अंग और दूसरा हो जाएगा जनन अंग, जननिक अंग। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कायिक अंग कौन कौन से होते हैं या फिर कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो रूट, शूट, लीफ और बड हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन आता है, तो हमारा पोलन हो जाएगा या फिर पोलन जो होते हैं वो एंथर के अंदर होते हैं, ठीक है। दूसरा अगला हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा, एम्ब्रियो और संपूर्ण फूल हो जाएगा यानी कि कंप्लीट फ्लावर। ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो इसमें से एग्जामिनर आपसे दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। नंबर फर्स्ट तो ऑर्गन कल्चर के बारे में क्वेश्चन दे देगा कि ऑर्गन कल्चर क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से समझाए। तो उसके लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो वीडियो है उसका मेथड देखना पड़ेगा और उस मेथड को इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा पूछ सकता है कि पौधे के कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कौन कौन सा वेजिटेटिव ऑर्गन होता है। तो ये चारों जो होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं और ये चारों जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला जो हमारा प्रकार है कल्चर का उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारे प्रकार आता है वो आता है हमारे, अगला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है हमारे कोशिका संवर्धन। कौन सा संवर्धन आता है, कोशिका संवर्धन, ठीक है ना। अगला जो हमारे इसके अंदर प्रकार आता है नंबर सेकंड पर आता है वो आता है कौन सा, कोशिका संवर्धन, ठीक है। कौन सा आता है, कोशिका संवर्धन, जिसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर आप 5 स्टार लगाना, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम के अंदर वन लाइनर और
बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा गया है, तो इसके ऊपर आप 5 स्टार से इसको सम्मानित कीजिएगा। तो कोशिका संवर्धन की यदि हम बात करें तो इसको किस प्रकार से किया जाता है, उसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या क्या जानकारी हमें याद रखनी है, तो नंबर फर्स्ट जानकारी याद रखनी है, कोशिका संवर्धन के अंदर जो हम माध्यम काम में लेते हैं, कोशिका संवर्धन के अंदर जो हम माध्यम काम में लेते हैं वो कौन सा माध्यम काम में लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, तरल माध्यम काम में लेते हैं। कौन सा माध्यम काम में लेते हैं, तरल माध्यम काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से किया जाता है, ये जो कोशिका संवर्धन होता है इसको किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको किस प्रकार से किया जाता है, तो इधर ध्यान देना, ये एक हमारा कोशिका हो जाएगी। ये कोशिका हम किस रूप में काम में ले रहे हैं, एक्सप्लांट के रूप में काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। ये कोशिका किस प्रकार से हम काम में ले रहे हैं, एक्सप्लांट के रूप में काम में ले रहे हैं। अब ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका को जैसे हम किसके अंदर डालते हैं, जो हमारा लिक्विड मीडिया था, जो हमारा लिक्विड मीडिया था, इसके अंदर इसको हम डालते हैं, डाल दिया। और डालने के बाद में हम क्या करेंगे, एक विलोडक लेंगे, क्या लेंगे, एक ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा मीडिया हो गया और ये हम इसके अंदर कोशिकाएं डाल दी, ठीक है ना। और एक फिर हम क्या लेंगे, विलोडक लेंगे। विलोडक क्या होता है, तो एक हम कह सकते हैं कांच की एक छोटी सी छड़ी होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ये हमने विलोडक ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने विलोडक ले लिया। अब इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम इसको घुमाएंगे। घुमाने पर क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो हमारा मीडिया था और जो कोशिकाएं थी, वो जैसे जैसे हम विलोडक को घुमाएंगे तो उसके साथ में ये भी घूमेगी, और इसी के साथ में क्या होगी, वातावरण की जो भी ऑक्सीजन होगी वो इसके अंदर एंटर करेगी। ये वातावरण के ऑक्सीजन हो गए। अब जैसे जैसे हम इसको हिलाएंगे, इस प्रकार से हिलाएंगे, तो ये जो ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी। ये जो ऑक्सीजन जो होगी वो क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी। और एंटर करने के बाद में ऑक्सीजन जैसे ही कोशिका के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या करेगी, कोशिका डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके किसका निर्माण कर देगी, ये कैलस का निर्माण कर देगी। किसका निर्माण कर देगी, ये हमारा मीडिया हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी कोशिका थी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिवीजन करने लगी, और ये किसका निर्माण कर देता है, कैलस का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, कैलस का निर्माण करता है। अब इस कैलस के आगे की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। कैलस से फिर रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर शूट का फॉर्मेशन होगा, फिर अल्टीमेटली एक सीडलिंग वाले प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक नए पौधे का विकास हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक को समझने से पहले आपको जो पहले वाला जो वीडियो है कल्चर मेथड, वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलस से फिर नए पौधे का विकास हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोशिका संवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका संवर्धन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा एक टेक्निकली या फिर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप इधर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आप इस बॉक्स को ध्यान से देखिएगा, और मेरे पास में ये एक कोशिका के रूप में इसको समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको, ये हमारा एक मीडियम है और मैंने इस मीडियम के अंदर डाला, ठीक है, मीडियम के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको विलोडक की सहायता से इसको अच्छे से हिलाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैंने ये विलोडक की सहायता से इसको गोल गोल घुमाया। अब जैसे इसको गोल गोल घुमाया जाता है तो इसी के साथ में क्या होता है, वातावरण की जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, इस विलोडक की सहायता से इस कल्चर मीडिया के अंदर प्रवेश करेगी, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिलेगा, और वो जो कोशिका होगी वो विभाजित होगी, और विभाजित होने के साथ साथ में उसमें क्या होगा, धीरे धीरे कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही कैलस का फॉर्मेशन होगा वो आगे जाकर किसका, एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जो हमें याद रखनी है, और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये इसका जो प्रोसेस होता है कोशिका संवर्धन का, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इसके 2 प्रकार आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उन प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कोशिका संवर्धन जो होता है कितने प्रकार का होता है, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कोशिका संवर्धन जो होता है ये कितने, 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है बेज कल्चर, नंबर फर्स्ट पर तो हो जाएगा कौन सा, बेज कल्चर, और नंबर सेकंड पर हो जाएगा हमारे बेज कल्चर जो होता है इसी को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, सिग्मोइड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। जो बेज कल्चर जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, सिग्मोइड कर्व के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो कल्चर आता है वो आता है हमारे सतत कल्चर।
कौन सा कल्चर आता है? सतत कल्चर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बेज कल्चर और दूसरा होता है सतत कल्चर। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बेज कल्चर और सतत कल्चर के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम देखते हैं बेज कल्चर के बारे में। देखते हैं बेज कल्चर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको 5 स्टार से सम्मानित किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर साथियों, इसका कोशिका संवर्धन का प्रकार जो हमारा फर्स्ट था वो हो जाएगा कौन सा? बेज कल्चर। कौन सा कल्चर हो जाएगा? बेज कल्चर। जब हम बेज कल्चर की यहाँ पर बात करें तो बेज कल्चर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा। बेज कल्चर की सीधी सी परिभाषा हो जाएगी कि बेज कल्चर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो ये हम मान लेते हैं कोशिका मान लेते हैं, और ये कोशिका जो हो जाएगी हमारी क्या थी? एक्स प्लांट था, ठीक है। अब इसको हमने किसके अंदर डाला? संवर्धन माध्यम के अंदर डाला, ठीक है। संवर्धन माध्यम के अंदर डाला, ये हमने कोशिका को संवर्धन माध्यम के अंदर डाल दिया। जैसे ही डाला और इसको हमने किसकी सहायता से? विलोडे की सहायता से अच्छे से घुमाया था, हिलाया था, और इसी के साथ में जो वातावरण की जो ऑक्सीजन थी वो इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? इसके अंदर विभाजन होता है। विभाजन हो गया था, विभाजन होने की वजह से किसका निर्माण हुआ था? तो कैलस का निर्माण हुआ था। विभाजन होने की वजह से किसका निर्माण हुआ था? कैलस का निर्माण हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये जो हमारा पोषक माध्यम था, ये जो हमारा पोषक माध्यम था, इसमें कमी आने लगती है। पोषक माध्यम में एक समय आने के बाद में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। और ये कमी किसकी वजह से आती है? तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिका थी। कोशिका से धीरे धीरे फिर हमने संवर्धन माध्यम में डाला, इसने ग्रोथ की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसने विभाजन होकर किसका निर्माण किया? कैलस का निर्माण किया। तो कैलस का निर्माण हो गया, लेकिन एक समय के बाद में क्या होने लगता है? पोषक माध्यम के अंदर पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। कारण क्या है? तो जैसे जैसे पोषक तत्व की कमी आती है, उसका मुख्य कारण है कि कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है, और विभाजन से किसका निर्माण हो गया? कैलस का निर्माण हो गया। और जैसे ही कैलस का निर्माण होता है और इसके अंदर पोषक माध्यम की कमी आती है, तो जैसे ही कमी आती है तो ये जो विभाजन जो हो रहा था, ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। विभाजन जो हो रहा था ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। विभाजन जो हो रहा था वो रुक जाता है, और कैलस विभाजन जैसे ही रुकेगा तो कैलस की ग्रोथ भी रुक जाएगी, और आगे एक नए पौधे का विकास नहीं होगा। इस पूरे कल्चर को क्या कहा जाता है? तो बेज कल्चर कहा जाता है। तो बेज कल्चर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोशिका को संवर्धन माध्यम में हम रखते हैं, और कुछ समय पश्चात जैसे जैसे उसमें विभाजन होता है तो कैलस का निर्माण होता है, लेकिन एक समय आने के बाद में कैलस या फिर जो एक्स प्लांट था उसकी वृद्धि रुक जाती है, जिसका मुख्य कारण पोषक तत्वों की कमी होना है। और पोषक तत्वों की कमी किसकी वजह से होती है? तो जो विभाजन होता है, और उस विभाजन के दौरान पोषक जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया था उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व थे वो पोषक तत्व किसने ले लिए? कैलस ने ले लिए, और उसकी वजह से इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और इस पूरे कल्चर को क्या कहा जाता है? बेज कल्चर कहा जाता है। इस पूरे कल्चर को क्या कहा जाता है? बेज कल्चर कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको एक यहाँ पर टर्म लिखाया था, सिग्मोइड कर्व वक्र भी इसको कहा जाता है। जो हमारा बेज कल्चर होता है इसको क्या कहा जाता है? सिग्मोइड कर्व भी या फिर वक्र भी कहा जाता है। तो ये जब पूरी घटना हो जाती है तब उस कंडीशन में जो बेज कल्चर का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? तो सिग्मोइड के जैसा बनता है। कैसा बनता है? सिग्मोइड बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है? सिग्मोइड बनता है। अभी हम देखेंगे सिग्मोइड कैसे बनता है। तो ये इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से सिग्मोइड कर्व बनता है, ठीक है ना। तो इधर तो हो जाएगा हमारे कोशिका की संख्या, इधर तो हो जाएगी हमारी कोशिका की संख्या, इधर तो हो जाएगी हमारी कोशिका की संख्या, और इधर हो जाएगा हमारा समय। इधर क्या हो जाएगा? हमारे समय, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा? हमारा समय। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो होती है इसे हम बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोलते हैं इसको हम? लॉग फेज। इसे हम बोलते हैं लॉग फेज। और यहाँ पर जो होता है इसे हम बोलते हैं लेग फेज। इसे क्या बोलते हैं? लेग फेज। और ये वाली जो फेज होती है इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज। क्या बोलते हैं? डिक्लाइन। इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज, ठीक है ना। तीनों शब्द ध्यान से सुनिएगा। जहाँ से शुरुआत होती है उसे बोलते हैं लॉग फेज, बीच में उसे लेग फेज बोलते हैं, और जहाँ पर वृद्धि रुक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लाइन फेज के नाम से जानते हैं। इसलिए ये जो ग्राफ बनता है ये कैसा होता है? सिग्मोइड के जैसा होता है, यानी कि एस के जैसा होता है। कैसा जैसा है? इस प्रकार से होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिग्मोइड कर्व के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्मोइड कर्व क्या होता है। तो सिग्मोइड कर्व के अंदर ये सारी बातें आपको लिखकर आनी है, जो बेज कल्चर का अभी मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाई है और अभी बोलकर समझाई। एक बार फिर बता देता हूँ कि सिग्मोइड कर्व के अंदर क्या होता है। तो
हम उदाहरण के रूप में मानते हैं यहाँ से हमारा जो सेल थी उसने विभाजन करना शुरू किया, ठीक है, हमने मीडिया के अंदर रखा और यहाँ से इसने विभाजन करना शुरू किया। इसके अंदर शुरुआत में तो क्या था, जो न्यूट्रन मीडिया था इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो ये धीरे धीरे कहाँ लॉग फेज तक पहुंचा और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो वृद्धि करता जाएगा, विभाजन करता जाएगा और किसका निर्माण होता जाएगा, कैलस का निर्माण होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा, विभाजन करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पोषक तत्वों की धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो न्यूट्रन मीडिया था उसके अंदर पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जो हमारा एक्सप्लांट था उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। एक्सप्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है और उसी की वजह से ये विभाजन आगे रुक जाता है और एक नए पौधे का विकास नहीं हो पाता। इस पूरी प्रोसेस को बेस कल्चर कहते हैं या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसी को हम सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका चित्र हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ये चित्र हो जाएगा सिग्मोइड। ये किसका चित्र हो जाएगा, सिग्मोइड कर्व का ये चित्र हो जाएगा। ये याद रखना है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि सिग्मोइड कर्व क्या होता है, ये आपको याद रखना। दोनों तरह से मैंने बता दिया, बोर्ड पे भी अच्छे से समझा दिया और बोलकर भी आपको अच्छे से बता दिया। इस थ्योरी को आप एग्जाम के अंदर और ये डायग्राम बना के आ जाना तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम दूसरा कल्चर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है हमारे सतत कल्चर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारे जो कोशिका संवर्धन का प्रकार आता है बेज कल्चर, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सॉरी, बेज कल्चर नहीं, हमारे सतत कल्चर, ठीक है। दूसरा जो प्रकार आता है वो कौन सा आता है, हमारे सतत कल्चर। सतत कल्चर की बात करें तो इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो कंटिन्यूअस कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, प्रारंभ, इसमें ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया जो होती है वो किसके समान होती है, प्रारंभिक प्रक्रिया समान होती है किसके, बेज कल्चर के जैसी। इसकी जो प्रारंभिक जो प्रोसेस होती है या फिर प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है वो तो किसके जैसी होती है, बेज कल्चर के जैसी होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, इसके अंदर अंतर क्या होता है तो वो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अंतर क्या होता है, तो इसके अंदर हम केवल माइनर अंतर ये होता है कि बेज कल्चर के अंदर हम बाहर से कोई और न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं मिलाते हैं। अगर हम बाहर से बेज कल्चर के अंदर जैसे ही जहाँ पर डिक्लाइन फेज के अंदर जो ग्रोथ रुकी थी, अगर उसके अंदर हम कुछ पोषक तत्व उसको और दे देते तो बेज कल्चर भी आगे कंटिन्यूसली चलता रहता, ठीक है। उस दौरान हमने इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं डाला था जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई और ये प्रोसेस वहीं पर रुक गई थी। लेकिन इसमें जो सतत कल्चर होता है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, प्रारंभिक प्रक्रिया तो बेज कल्चर के जैसी होती है, यानी कि डिक्लाइन फेज पर जहाँ पर ग्रोथ रुकी थी, जहाँ तक वो ग्रोथ तक पहुँचता है हमारा एक्सप्लांट या फिर जो कैलस होता है वो डिक्लाइन फेज तक पहुंचता है। और जैसे ही पोषक तत्वों की क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है, जैसे ही पोषक तत्व की क्या होने लगती है, कमी, पोषक तत्व की जैसे कमी होने लगती हैं उसके अंदर और क्या मिला दिया जाता है, इसमें मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, मिला देते हैं पोषक तत्व। इसमें और क्या मिला देते हैं, हम पोषक तत्व मिला देते हैं। अब जैसे ही किसी भी चीज़ को पोषक तत्व मिल जाता है यानी कि न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। वृद्धि जो होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती हैं और वो आगे जाकर एक नया पौधे का विकास हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं सतत कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सतत कल्चर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं पूरा एक बार बोलकर बता देता हूँ कि सतत कल्चर क्या होता है। सतत कल्चर का शाब्दिक अर्थ होता है कि लगातार चलते रहने वाला। तो लगातार चलते किस प्रकार से रहेगा ये, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है प्रारंभिक प्रक्रिया तो किसके जैसी होगी, बेज कल्चर के जैसी होगी। अंतर ये होता है कि जहाँ पर बेज कल्चर के अंदर जहाँ पर पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से ग्रोथ रुक गई थी, वहीं पर हम क्या करते हैं, इसमें पोषक तत्व की जैसी कमी होती है तो इसमें हम पोषक तत्व वापस से ऐड कर देते हैं, यानी कि बाहर से उसको न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो वृद्धि होती है वो लगातार बढ़ती रहती है और आगे जाकर एक नए पौधे का विकास हो जाता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, सतत कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आपने यदि घरों के अंदर गमला देखा होगा तो गमले के अंदर हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। अब गमले के अंदर हमने पौधा लगाया, अब वो पौधा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके अंदर पानी भी एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है। पानी की कमी होगी तो हम क्या करते हैं, 5 दिन निकले 10 दिन निकले तो थोड़ा पानी ले जाकर उस गमले के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही हम कुछ दिन और निकले तो हम देखते हैं कि पौधे की जो वृद्धि हो रही थी उसके अंदर जो मिट्टी जो थी उसके अंदर हम मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी मिट्टी और मिला देते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। कुछ मिट्टी हम ऐसी डालते हैं जिसके अंदर जो पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट दोनों का अच्छे से मिक्स बनाकर उसके अंदर हम डाल देते हैं गमले के अंदर ही। तो क्या होता है, पुरानी मिट्टी के अंदर ही हम नया पोषक माध्यम और मिलाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे पौधे की वृद्धि भी बढ़ती जा रही है और उसका जो मिट्टी का जो क्षेत्रफल था वो भी बढ़ता जा रहा है और उसमें हम पानी मिलाते जा रहे हैं। तो एक तरह से वो निरंतर चलते रहने वाली प्रोसेस हो गई और वो आगे जाकर एक धीरे धीरे जो छोटा गमले के अंदर जो हमने पौधा लगाया था वो एक वट वृक्ष के रूप में उभर कर आ गया। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं सतत कल्चर। अगर हमने जैसे हम बेज कल्चर की बात करें, बेज कल्चर में क्या था कि वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमने गमले के अंदर पौधा लगाया, 15 दिन तक वो पौधा अच्छे से चलता रहा, लेकिन जैसे उसको हमने पानी नहीं दिया, वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला, उसके अंदर कुछ मिट्टी जो आवश्यक थी वो हमने नहीं डाली, तो कुछ भी नहीं किया हमने, तो जितना पोषक तत्व गमले के अंदर मिट्टी जो पानी था उसके अंदर था वो पौधे ने अब्जॉर्व कर लिया और जैसे उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, यानी कि डिक्लाइन फेज के अंदर पहुंच जाता है। जैसे हम उसके अंदर बाहर से कुछ भी पानी, मिट्टी, जो वर्मी कंपोस्ट, जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो उपलब्ध करवा देते हैं तो वो अपनी वृद्धि करता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं सतत कल्चर। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गमले के माध्यम से और दोनों तरह से मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो इसी के साथ में हमारा जो कोशिका संवर्धन होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है, वो शब्द क्या होता है तो इसको नोट डाल के लिखना यहाँ पर। कई बार ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि सब कल्चर क्या होता है। सब कल्चर क्या होता है, सब कल्चर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में उप संवर्धन के नाम से जानते हैं। उप संवर्धन क्या होता है तो इसके अंदर याद रखिएगा, उप संवर्धन के अंदर जो हमारा एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट में एक्सप्लांट को पुराने पोषक माध्यम से निकालकर नए में स्थानांतरित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। तो एक्सप्लांट को पुराने पोषक माध्यम से निकालकर नए पोषक माध्यम में स्थानांतरित करना या फिर लगाना क्या कहलाता है, सब कल्चर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये सतत कल्चर और हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे डिफरेंशिएशन में पूछ ले कि सब कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर में क्या अंतर है। तो इसमें जो मुख्य अंतर है वो क्या है, सतत कल्चर के अंदर हम बाहर से नए पोषक पदार्थ उसके अंदर ऐड करते रहते हैं, लेकिन सब कल्चर के अंदर क्या करते हैं, जैसे ही पोषक तत्व की कमी हुई उस पोषक तत्व की कमी वाले गमले या फिर जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें से हम क्या निकालेंगे, एक्सप्लांट को निकालेंगे और नए वाले के ले जाकर अंदर नया वाला जो भी हम न्यूट्रिएंट मीडिया है उसके अंदर हम उसको ले जाकर छोड़ देते हैं, उसे तो बोलते हैं सब कल्चर। और पुराने वाला जो था उसी के अंदर बार बार हम पोषक तत्व दे रहे हैं, बार बार पानी दे रहे हैं, बार बार वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, बार बार मृदा दे रहे हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट मीडिया वाला जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, सतत कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसी के साथ में हमारे आज के सेशन के अंदर दो जो हमारे कल्चर के प्रकार थे वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद के जितने भी कल्चर के बचे हुए टाइप हैं वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। जो भी जितने भी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अब तक जितने भी आपके क्लासेस हुई हैं उन सबका पीडीएफ आपको इस क्लास के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।